ये आज का हमारा पार्ट 6 होगा करंट अफेयर का। तो मैंने आपको करंट अफेयर का पार्ट 5 कंप्लीट करा दिया है और आज हम पार्ट 6 देखेंगे। देखो आज का जो करंट अफेयर होगा उसमें से मतलब काफ़ी पॉसिबिलिटी है कि एक दो क्वेश्चन आ जाए। देखो मैंने जो करंट अफेयर को डिजाइन किया है बहुत ही स्पेसिफिक, मतलब इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। देखो अब ऐसा नहीं कि सारी करंट अफेयर मेरे में से ही आ जाएगी। मैं आपको एक बात बता देता हूँ, लेकिन नेशनल और इंटरनेशनली क्या चल रहा है इस टाइम वो बहुत ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है। मतलब देखो ऐसा नहीं होता कि मतलब जो हर एक चीज़ मैगजीन में दिया गया है सब, वो कुछ मेंस का भी मटेरियल होता है जब आप कोई पढ़ो। और हर कोई वो अपने समझ के ऊपर करंट अफेयर बनाता है। तो मैंने इसके अंदर जो बहुत ज़्यादा मतलब चल रहा है इस टाइम इम्पोर्टेंट, उसके बारे में न्यूज़ को कवर करा है। तो पहले हमारी करंट अफेयर है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन लॉन्च किया है। देखो पहले मैं आपको बता देता हूँ, एक्चुअली मैं यहाँ पर थोड़ा हाइड्रोजन के बारे में बता दूँ आपको। देखो हाइड्रोजन जो होती है उसका काफ़ी यूज़ है। हाइड्रोजन और हाइड्रोजन से जब, जैसे अब देखिए हाइड्रोजन का यूज़ है, लेकिन हाइड्रोजन हमारे यूनिवर्स में भर भर का है। जैसे कि अपने अर्थ की बात करें तो जो पानी है, पानी में हाइड्रोजन है। लेकिन प्रॉब्लम एक ये है कि अगर आपको हाइड्रोजन को एज ए फ्यूल यूज़ करना है तो भाई आपको ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों को सेपरेट करना पड़ेगा। ठीक है। अब इसके लिए क्या आपको टेक्नोलॉजी की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है भाई, इसके लिए टेक्नोलॉजी की ज़रूरत पड़ेगी और इसके लिए फ्यूल की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि टेक्नोलॉजी तो आपके पास है। लेकिन भाई जिस जो भी इंस्ट्रूमेंट आप लगाओगे, चाहे भट्टी लगाओ या कुछ भी लगाओ, मशीन लगाओ, कुछ भी लगाओ, उसको चलाने के लिए फ्यूल चाहिए आपको। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को, वाटर के मॉलिक्यूल्स, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग करने के लिए आपके पास टेक्नोलॉजी चाहिए। टेक्नोलॉजी को यूज़ करने के लिए चाहिए आपको फ्यूल। अब हो क्या रहा है, अब जो हम हाइड्रोजन बनाते हैं उसका कोल का यूज़ करते हैं, हम गैस का यूज़ करते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है इनसे, जो हाइड्रोजन बना है, एक कार्बन डाइऑक्साइड एमिट होती है। कार्बन डाइऑक्साइड एमिट होगी तो सिंपल सी बात है, ग्लोबल वार्मिंग होगी। तो अब पूरे वर्ल्ड के अंदर ही चला है भाई, आपको जो ये जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को सेपरेट करना है और हाइड्रोजन को यूज़ करना है, तो आप क्या काम करोगे, हाइड्रोजन का जो बनाना है तो आप भाई फ्यूल का यूज़ करोगे। ऐसे फ्यूल का यूज़ करोगे जिससे ग्लोबल वार्मिंग ना हो या ये ग्रीन हाउस गैस एमिट ना हो। जैसे कि सोलर एनर्जी, सोलर एनर्जी से नहीं होती है, विंड एनर्जी इससे भी नहीं होती है, टाइडल एनर्जी इससे भी नहीं होती है। तो आप इनका यूज़ करो और इनसे बनी जो हाइड्रोजन होगी उसको बोलेंगे हम ग्रीन हाइड्रोजन। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने देखिए ग्रीन हाइड्रोजन मिशन यूज़ किया कि भैया हम जो है ऐसे जो ऐसे फ्यूल का यूज़ करेंगे जिससे कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस ना होती हो या ग्रीन हाउस गैसेस ना निकलती हो। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने 19,744 करोड़ का एलोकेशन किया है। देखो ये जो है, जो स्टेट पीसीएस वाले होते हैं यार, क्या काम करते हैं, कुछ आंकड़े पूछ लेते हैं। तो हाइड्रोजन जो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो रहा है इस टाइम, बहुत वर्ल्ड में इसकी चर्चा हो रही है। अब इससे देखिए मैं बता देता हूँ, ये जो फंड निकाल कर रखा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, इससे क्या करेंगे, इससे फैसिलिटी बनाएंगे, रिसर्च फैसिलिटी बनाएंगे, इससे प्लांट्स लगाए जाएंगे। इससे क्या काम करेंगे, जो भी मतलब मशीनें होती बहुत सारी लगाई जाएंगी। मतलब ये एक टाइप का पूरा बजट है इसका, 19,744 करोड़। समझ गया। तो नेक्स्ट चलते हैं। देखिए आप भैया, मैं आपको एक बात बता देता हूँ, ये हाइड्रोजन मिशन के बारे में या ग्रीन हाइड्रोजन के बारे में और भी पढ़ लेना इंटरनेट में। हालांकि ये मेरी गलती थी कि मैं और नहीं लाया, मैंने सोचा कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो जाएगा तो मैं किसी और लेक्चर में कवर करूँगा। अब चलते हैं सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट बैंक क्या होते हैं। देखो सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट बैंक ऐसे बैंक होते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। मतलब मान लो किसी भी देश की इकोनॉमी जो होती है भाई बैंक से चलती है। अगर बैंक का भट्टा बैठ जाए तो उस देश का मतलब जीभ निकल जाएगी, उस देश का ही भट्टा बैठ जाएगा। तो हमारे यहाँ पर इंडिया के अंदर एसबीआई बैंक, आईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, ये इतने बड़े बैंक है, इतने बड़े बैंक है, मतलब अगर ये फेल हो गए तो समझ लो इंडिया की जीडीपी चरमरा जाएगी। समझ गया, चरमरा जाएगी बिल्कुल, भट्टा बैठ जाएगा इकोनॉमी का। तो इसलिए ये सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक ऐसे बैंक होते हैं जिन जो इतने मतलब इतने बड़े हैं, अगर वो फेल हो जाए तो पूरा कोलैप्स कर जाएंगे। दूसरा देखिए, ये अभी तक किसी उसमें आया नहीं है, लेकिन इसकी हाई पॉसिबिलिटी है ये वाला क्वेश्चन आए। ठीक है, इसका जो पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, तो प्लीज़ इसको करके जाना। जहाँ मैं इतना करा रहा हूँ ये तो कर ही लो ना, अगर हो अलग से तो और भी कर लेना, अच्छी बात है। देखो एमबी गंगा बिलास वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट रिवर क्रूज था। तो आपको पता है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने बनारस से इस बिलास की, मतलब इस बिलास का इनॉग्रेशन किया। एक्चुअली है क्या, ये एक क्रूज शिप है ये। इसके अंदर क्या होता है, ये टूरिस्ट को
उत्तर प्रदेश और आसाम के अंदर ले जाएगा, मतलब घुमाएगा, आपको घुमाने का एक सिप है ये कि आप भैया उसको बुक करो और ये आपको जहाँ जहाँ आप बोलोगे वहाँ वहाँ ये ले जाएगा। मतलब ऐसा नहीं कि मतलब आप बोल दोगे भाई साउथ इंडिया ले जाओ, ऐसा नहीं ले जाएगा, ये ले जाएगा आपको बनारस। देखिए मैं आपको बता देता हूँ, ये बना आपको 5 स्टेट में घुमाएगा। कौन कौन से स्टेट है? एक तो उत्तर प्रदेश हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, उत्तर प्रदेश से बिहार आ गया, झारखंड हो गया, और झारखंड के बाद आ गया आपका वेस्ट बंगाल, और फिर हो गया आसाम। आसाम में एक जगह है डिब्रूगढ़, वहाँ तक ले जाएगा। ये 5 स्टेट से पास होता है, और 5 स्टेट से मतलब ये पास हुआ है, ये मतलब करंट अफेयर हो चुका है। और ये बांग्लादेश से पास आएगा। एक बात याद रखना यार, ये जो 27 रिवर सिस्टम है, मतलब 27 रिवर सिस्टम जो है उस मतलब इतनी रिवर से ये पास होकर जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट। देखिए इनइक्वलिटी रिपोर्ट, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा साफ साफ, मतलब सीधा सीधा साफ साफ लफ्जों में आपसे पूछा जाएगा कि ऑक्सफॉर्म, ये इनइक्वलिटी रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो आप बताओ, तो ऑक्सफॉर्म इंटर डेस्टिनेशन इसको रिलीज करता है, और कुछ नहीं पूछा जाएगा मेंस के लिए। मैं आपको 2 पॉइंट बता देता हूँ, इनको नोट्स बना लेना। अगर आपको कभी भी इनइक्वलिटी के बारे में बात करना है कि आप अब से अगर आपसे आप इसके बारे में चर्चा कर रहे हो कि गरीब गरीब होता जा रहा है, अमीर अमीर होता जा रहा है, तो इसके लिए आपके पास एक आंकड़ा होना चाहिए कि इंडिया के जो 1% रिच लोग हैं उनके पास इंडिया की 40% वेल्थ है। आप समझ रहे हो कितनी इनइक्वलिटी ह्यू, ये इतनी ह्यूज इनइक्वलिटी, तो मतलब इसके बारे में बात ही नहीं कर सकते हो, बहुत ज़्यादा है। समझ गए आप? और और जो देखिए और क्या है कि हाफ, मतलब अगर नीचे से देखी जाए, उनके पास केवल, अगर पॉपुलेशन को नीचे से देखा जाए, मतलब जो गरीब लोग हैं उन उन गरीब लोगों में से हाफ, मतलब इंडिया की जो हाफ बचे नीचे, जो गरीब उरीब बचे, उनके पास केवल 3%, वो 3% वेल्थ है इंडिया की। बताओ कितना, मतलब बहुत ज़्यादा यार इनइक्वलिटीज हमारे उसके देश के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इसको मतलब ऐसा, मतलब डेट आपसे तो कम ही चांसेस है पूछा जाए, लेकिन फिर भी करके जाना, क्योंकि यार ये बड़ा चर्चा हो रहा है, काफ़ी सारे न्यूज़पेपर में इसके आर्टिकल आए थे कि इंडिया ने जो है, इंडिया पूरे वर्ल्ड की सबसे पॉपुलस कंट्री बन गई है, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन इंडिया के अंदर है, ठीक है। और ये कितनी है? अगर जनवरी 2018 की बात करी जाए तो 142 करोड़ पॉपुलेशन है, ठीक है। एक जनवरी 2023 की बात करी जाए तो ये इस डेट को एक एक 142 करोड़ पॉपुलेशन हो गई है। तो ये कुछ याद रख लेना। अब मैं आपको कुछ फैक्ट्स के बारे में बता देता हूँ, और इनको यार याद रख लेना। ऐसा सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंडिया पहले नंबर पर आता है, दूसरे नंबर पर आता है, तीसरे, ऐसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इनको भैया ये मगअप करने पड़ेंगे, आपको रट्टा मारना पड़ेगा इनको। पहले मैं आपको बताता हूँ कि अगर हम उसकी बात करें, राइस की बात करें, वीट की बात करें, शुगर की बात करें, तो पूरे वर्ल्ड में इंडिया इन चीज़ों का प्रोडक्शन करने में दूसरे नंबर पर आता है। राइस, वीट और शुगर केन दूसरे नंबर पर प्रोड्यूस करता है। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन कि इंडिया जो है एक सबसे ज़्यादा लीडिंग, मतलब इसको ये फैक्ट याद करने की ज़रूरत भी नहीं है, तो इसकी कोई ऐसी है भी नहीं है, पर फिर भी देख लेना, मैंने कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स लिखे हैं यहाँ पर। और इंडिया इज़ द लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ द शुगर। बताओ, सबसे ज़्यादा शुगर, तभी तो डायबिटीज़ से लोग मर रहे हैं। और मतलब हद हो गई यार। मतलब जहाँ खाने की दुकान, और उसमें भी मीठे की दुकान, मतलब पूछो, मतलब जैसे मक्खियाँ भिनकती है ना गुड़ पर, ऐसे भिन के रहते हैं लोग। और ठूसम ठूस करते रहेंगे, इतनी ठूसते हैं यार मिठाई। तो शुगर नहीं होगी पूरे वर्ल्ड में, आई थिंक मैं ये आंकड़ा शायद मैं भूल रहा हूँ कि पूरे वर्ल्ड की डायबिटीज का 1/3 इंडिया में लाई करता है। शायद हो सकता है मैं गलत हूँ, मैंने कहीं पढ़ा था किसी आर्टिकल में, ये काफ़ी पहले पढ़ा था, मैं भूल रहा हूँ। लेकिन इसको एक बार चेक कर लेना कि भाई इंडिया में कितना रहता है एक बार। मैं मतलब ऐसा नहीं कहता कि मैं एक्यूरेट हूँ। चलो ठीक है। इंडिया जो है वर्ल्ड का थर्ड लार्जेस्ट मार्केट है फॉर द परचेज ऑफ द क्रूड ऑयल। मतलब तीसरे पूरे वर्ल्ड में सबसे तीसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा ऑयल को जो परचेज करता है। और इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ द स्टील एंड गोल्ड। बताओ कितना गोल्ड, स्टील का तो चलो मानते हैं भाई, स्टील का तो इसलिए मान लेते हैं कि भाई हमारे यहाँ पर इस टाइम मैंने कंस्ट्रक्शन का जो काम है बहुत ज़्यादा कर रखा है, रोड बन रहा है, दुनिया भर के ब्रिज बन रहा है, तो इंडिया इस टाइम भाग रहा है बहुत तेज, जीडीपी बहुत तेज इस टाइम चलेगी। गोल्ड का कोई मतलब नहीं बनता यार, इसके मामले में तो सच बताऊं इंडिया के लोगों ने एकदम गंद मचा दी। इतना यहाँ की औरतें तो पूछो ही मत ना, मगर अगर बिना गोल्ड पहन कर वो शादी में चली गई ना, बस बस हो गया उनका काम। मतलब धरती इधर से उधर हो जाएगी, उनको गोल्ड पहन के ही जाना है शादी में। इतनी बुरी हालत है इंडिया के लोगों, इंडिया के औरतों की। चलो ठीक है। और इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट डोमेस्टिक एविएशन। अब अगर एविएशन की बात करें, एविएशन इंडस्ट्री की बात करें, तो इंडिया पूरे वर्ल्ड में थर्ड नंबर की मार्केट है। इतनी ज़्यादा है, 142 करोड़ पॉपुलेशन है यार, सिंपल सी बात है।
142, हर कोई तो चाहता है कि नहीं मैं तो भाई हवाई जहाज से जाऊंगा, तो सिंपल सी बात है, इतनी बड़ी पॉपुलेशन है। अब एक आपको एक डेट याद रखनी है कि भैया ये जो काला आजार होता है, इसको 2023 तक फिनिश करना जो भी चल रहा है। लगता नहीं मेरे को कुछ भी, ये हवा हवा में बात हो रही है, सच बताऊं तो ऐसा होता कुछ नहीं है। ये डॉक्यूमेंटेशन में हो जाएगा कि भाई कागज में लिख दिया हो गया, ऐसा होने वाला नहीं है। अब ये पढ़ लेते हैं, इसके अंदर देखिए ये जो होता है लिस्मेनियासिस सब होता है, और इसका नाम पता होना चाहिए। और ये जो एक सैंड फ्लाइज होती है ना, जो मक्खियाँ होती हैं, उनके थ्रू फैलता है। ठीक है, ये नीचे आंकड़ा करने की जरूरत नहीं, बट डेट दो तीन चीज़ें याद रखना भैया, ये पूछा जाएगा आपसे। साइंस, जनरल साइंस के अंदर भी मैं पढ़ाऊंगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट वाला आपसे पूछा जाएगा, पूछा गया है, पूछा नहीं जाएगा, पूछा गया है। वर्ल्ड वेटलैंड डे, वर्ल्ड वेटलैंड्स डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो 2 फरवरी को ये सेलिब्रेट किया जाता है। मैं बताता हूँ कहानी है क्या। देखिए, हम एक कन्वेंशन हुई थी, एक ईरान की एक सिटी है, ईरान जो देश है उसकी एक सिटी है रामसार। वहाँ पर देश के कुछ लोग मिले और उन्होंने जो है एक कन्वेंशन साइन करी वेटलैंड्स के ऊपर। आपको पता है वेटलैंड्स क्या होती हैं? हम जब उसके बारे में बात करेंगे, बायोडाइवर्सिटी के बारे में बात करें, तो मैं आपको उसके अंदर बताऊंगा। पीसीएस के अंदर डिटेल में नहीं जाता, तो प्लीज़ आप एक काम करें कि अगर आप कहीं से करंट अफेयर कर रहे हो तो करंट अफेयर वाला ही मोटा मोटा कवर कर लें, ये डिटेल में नहीं पूछता है। आपके यहाँ पर पीसीएस ये जो यूपीएससी का एग्जाम होता है वहाँ तो भैया वो मतलब बाल की खाल में से भी निकाल लेते हैं। अब तो यही हो रहा है, अभी 2023 में पेपर आया था, उसमें तो लोगों की उसने हवा निकाल दी। तो देखिए 2 फरवरी को, और 2 फरवरी 1971 को ये जो था कन्वेंशन था ऑन द वेटलैंड्स, ये साइन किया गया था। और तभी से 2 फरवरी को हम वेटलैंड्स दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। इस बार की जो थीम थी, इट इज़ द टाइम फॉर द वेटलैंड्स रिस्टोरेशन। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स, भैया ये पूछा गया है, इस मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पूछा गया है ये, तो आपको बस इतना से याद करना है। ये हेनली पासपोर्ट पासपोर्ट इंडेक्स जो होता है, ये इसके अंदर इंडिया की रैंकिंग क्या थी? 85 है, कोई अच्छी ज़्यादा रैंकिंग है नहीं है, समझ गया। तो सबसे ज़्यादा पावरफुल जो होता है भैया वो जापान का ही है। ठीक है, ये काफ़ी पावरफुल है यार, ये जापान का। पावरफुल होने का मतलब ये नहीं कि मतलब बहुत उसमें बम भर दिया, हाइड्रोजन बम भर दिया। इसका मतलब ये होता है कि यहाँ के जो सिटीजन है ना, वो बिना किसी वीज़ा वीज़ा के कई देशों में घूम सकते हैं। चलो, अब हाइड्रोजन ट्रेन के बारे में, तो इसमें की फैक्ट याद रखना, ये फैक्चुअल क्वेश्चन है। आपसे पूछा जाएगा कि पूरे वर्ल्ड में सबसे पहला हाइड्रोजन ट्रेन किसने चलाई? तो भैया जर्मनी ने चलाई। जर्मनी की टेक्नोलॉजी बेस्ट टेक्नोलॉजी। आपको एक बता दो, एजुकेशन सिस्टम के मामले में जर्मनी बेस्ट में आता है। कभी आप सोच रहे हो कि इंडिया के अंदर इतना सब कुछ पढ़ाया जाता है तो भैया पढ़ाने के लिए तो तुमसे दुनिया भर की चीज़ पढ़ा लो, लेकिन काम की चीज़ पढ़ाओ ना, जिससे रिसर्च एंड डेवलपमेंट होता है। तो इंडिया के अंदर 12th में इतना इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, इनइक्वलिटी, लीनियर इक्वलिटीज, फलाना इक्वलिटी, ट्रिग्नोमेट्री, ये मेट्री, दुनिया भर की। जबकि साइंस एंड टेक्नोलॉजी के में मतलब कुछ ही मत बोलो, एकदम कचरा है कचरा। बाहर के लोग मजा ले रहे हैं भैया, इंडिया के लोग, इंडिया के स्टूडेंट्स का खूब जमा करते हैं, उनको पैसे लगाते हैं और वो कहीं जाकर अपना रिसर्च फेल देते हैं। इंडिया के अंदर तो ना तो देखो, देखो यार सिंपल सी बात है, आप जो ये टैलेंट है इसको नर्चर करना पड़ता है, पैसे लगाने पड़ते हैं, पालना पड़ता है। इंडिया के अंदर कोई पाल वाल नहीं रहा है वो ये। कभी आप सोच रहे हो कि ये जो टैलेंट है इसको नर्चर कर रहा है प्राइवेट लोगों, प्राइवेट स्कूल वगैरह खुले हुए हैं, उनका आपको मतलब पूजा करनी चाहिए। जो भी इंडिया के अंदर रिसर्च एंड डेवलपमेंट है वो उन्हीं की वजह से। कभी आप सोच रहे हो कि गवर्नमेंट मैंने कर दिया, गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही, गवर्नमेंट का जीडीपी का अगर देख लिया ना आपने तो मतलब छोड़ो। इस बार जो 74 रिपब्लिक डे था, इसके अंदर आपसे पूछा जाएगा कि भाई ये किस देश के प्रेसिडेंट को बुलाया गया था? एक तो क्वेश्चन ये बता इजिप्ट के, दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि उसका नाम क्या था। ठीक है, तो आपको भैया पता होना चाहिए, ये थे हमारे फतेह एल सिसीस। मैं भैया गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ तो उसके लिए अपने दिल से माफी मांगता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन इजिप्ट के बारे में, हाँ इजिप्ट के बारे में, भैया लोकेशन तो देख लो, पता लगा आपने उसने। आपको पता है कि इजिप्ट से नाइल रिवर फ्लो करती है, और नाइल रिवर पर एक लेक नासर है। ये लेक नासर आपसे पूछा जा सकता है कि ऐसा मैच द फॉलोइंग बोले जाते हैं कि भैया इधर की साइड में आपको क्या है, लेक दे दी जाएगी, और इधर की साइड में आपको रिवर का नाम दे दिया जाता है। तो जैसे हो गया नासर, तो पूछा जाए कौन सी रिवर? नाइल्स रिवर, ठीक है। और इजिप्ट की आपको पता होनी है, और उसकी इजिप्ट की जो कैपिटल है कैरो, ये इसी पर है। और एक और मैं आपको जरा फैक्ट की बात बताने दो। इजिप्ट एक ऐसा देश है जो कुछ उसका कुछ पार्ट एशिया के अंदर आता है और कुछ पार्ट उसका मोस्टली पार्ट जो है अफ्रीका के अंदर आता है। ये सिनाई पेनिनसुला जो है ये इजिप्ट का पार्ट है, और एक बार इसको इसराइल ने पेल दिया था। हुआ क्या कि इजिप्ट ने इसराइल के ऊपर कर दिया अटैक, तो इसराइल को गुस्सा आ गया, इसराइल ने पेल दिया ये वाला पार्ट उसका। देने का नहीं हूँ ये, अगर इसने बहुत हाथ पैर उसके जोड़े जब जाकर दिया, उनका जाओ बच्चा तुम्हारा कल्याण हो। नेक्स्ट चलते हैं, तो भैया ये कुछ याद कर लेना।
और इंडिया भाई आज का मतलब बस पूछो मत ना। मतलब मैं चाहे बिहार पीसीएस हो, समझ रहे हो, और आपका हिमाचल प्रदेश पीसीएस हो या यूके पीसीएस हो, भाई मैं 100% के साथ कह रहा हूँ कि इसमें से एक क्वेश्चन आने वाला है, बिल्कुल 100%। 99 तो मैं बोल ही दिया, 100%। पहला क्वेश्चन कैसा आएगा? पहला तो भैया मैं आपको जरा इसके बारे में थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री जो है उसके बारे में बताता हूँ। होता क्या है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर होने के बाद जो ग्लोबल इकोनॉमी थी उसका जो सेंटर था वो अमेरिका और यूरोप में शिफ्ट था। मतलब ये सबसे ज़्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटी यहाँ से होती है, और पूरा जो पूरे वर्ल्ड के अंदर जो भी इकोनॉमी एक्टिविटी होती थी वो यहाँ से कंट्रोल होती थी। ठीक है, मतलब अगर यूरोप और नॉर्थ अमेरिका के अंदर भट्टा बैठ गया इनके बैंक का, तो वो मतलब वहाँ पर सभी जगह सभी देशों के अंदर उसका असर दिखने के लिए मिलेगा। अब 1974 के अंदर क्या हुआ? 1974 के अंदर G7, ये जो G7 का फॉर्म, G7 ग्रुप है। दूसरा क्वेश्चन, ये एक क्वेश्चन इसमें से पहला यही बनता है जी7 के ऊपर कि ये बताइए कि जो G7 है इनके अंदर कौन कौन सी कंट्री आती है, ये क्वेश्चन बनता है। और कौन से, आपसे ऐसा बोला है कि रिच मैन क्लब कौन से ग्रुप को बोला जाता है, दूसरा क्वेश्चन बनता है। तीसरा क्वेश्चन, हाँ ये पहले ही क्वेश्चन है कि अब देखिए नाम, भैया देखो ये है ना दो भाई, यूके और यूएसए तो साथ ही साथ जाते हैं, और ये कभी पीछा नहीं छोड़ता, ये कनाडा, ये तो यूएसए के पीछे ही, इसकी पूंछ के पीछे भगा फिर रहा है। तो तीन तो ऐसे ही याद हो गए भाई, नॉर्थ अमेरिका में आते हैं ना यू कनाडा और ये यूएसए। ये ब्रिटेन, ये यूके हो गया, इटली हो गया, जर्मनी हो गया, और फ्रांस हो गया, और जापान। एक बात याद रखना, एशिया की एक ऐसी कंट्री है, एक ही कंट्री, जापान, जो G7 का मेंबर, आप समझ गए। इंडिया भैया G7 का मेंबर नहीं है, कभी वहां पर जाकर गोबर कर दो तुम गलती से। अब बात करते हैं हुआ क्या, G7 बन गया 1974 के अंदर, समझ गए आप। फिर हुआ यूं कि 1991 के बाद, मतलब आपने पता है कि इंडिया ने एलपीजी रिफॉर्म लाया था, मतलब ग्लोबलाइजेशन से इंडिया, मतलब जो भी चल रहा था ग्लोबलाइजेशन से उससे कनेक्ट हो गया था। मतलब मोस्टली लोग कनेक्ट हो गए थे, मोस्टली एशियन जो कंट्री हैं वो ग्लोबलाइजेशन से अपनी इकोनॉमी को जोड़ रहे थे। मतलब आप यहाँ बैठे हो और आपने अमेरिका से अपनी इकोनॉमी जोड़ दी, तो होगा कि अगर आपने आपकी इकोनॉमी में भट्टा बैठा तो अमेरिका की इकोनॉमी में भी भट्टा बैठेगा, अगर अमेरिका की इकोनॉमी में भट्टा बैठा तो आपकी इकोनॉमी में भी भट्टा बैठेगा। ग्लोबलाइजेशन का असर ये होता है कि अगर एक जगह असर होता है तो उसका दूसरी जगह असर दिखाई देता है। जैसे कि अभी चाइनीज वायरस आया था, वो कौन सा, कोविड 19, तो क्या हुआ भाई, चाइना के शहर में से निकला और पूरे वर्ल्ड में उसने ऐसा नंगा नाच कराया, ऐसा नंगा नाच कराया कि बिना एक गोली चलो कई करोड़ लोग मर गए। आप समझ रहे हो? वर्ल्ड वॉर 3 विदाउट वेपन, वॉर विदाउट वेपन, ये ऐसा वॉर था, समझ गए आप। तो ग्लोबलाइजेशन का इसको असर बोलते हैं। निगेटिव इम्पैक्ट भी होता है भैया, पॉजिटिव के साथ साथ निगेटिव इम्पैक्ट। अब इंडिया ने भैया अपनी जो थे इकोनॉमी के दरवाजे खोल दिए। और जो उस टाइम था ना, मतलब जैसे ही दरवाजे खोले और इकोनॉमी ने जो ग्रो करा है, मतलब धड़ल्ले से ग्रो कर रही थी। बहुत फायदा हुआ है इंडिया को, मैं सच बताऊं, ग्लोबलाइजेशन का चाहे सबसे ज्यादा पूरे वर्ल्ड में चाइना को हुआ है, और फिर मतलब इंडिया को बहुत हुआ है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ इंडिया को हुआ है। अब 90s के दशक में हुआ क्या भैया, हमने ये बात कर ली आपसे 1990 में। अब बात है 90s के दशक में क्या हुआ था। 90s का दशक जो होता है 1990 से स्टार्ट होएगा, 91, 92 डॉट 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 ये जाएगा आपका 1990 तक। तो जो एशिया की इकोनॉमीज थी, चार इकोनॉमीज, सिंगापुर, सिंगापुर, हांगकांग, ताइवान और साउथ कोरिया। मतलब पूछो ही, मतलब हवाई जहाज की तरह इन्होंने, इनकी जीडीपी की रेल बनी हुई थी, मतलब बहुत तेज ग्रो कर रही थी। और इनको बोला जाता है एशियन टाइगर। इनकी इकोनॉमी को एशियन टाइगर, मतलब भाई एशिया की टाइगर है ये, एशिया की टाइगर, इतनी तेज इकोनॉमी इनकी ग्रो कर रही थी। ये सारे ग्लोबलाइजेशन से जुड़े हुए थे। अब हुआ क्यों? अब हुआ यूं कि जो सेंटर था, यूरोप इकोनॉमी का जो सेंटर था, अमेरिका, अमेरिका और यूरोप के अंदर, वो अब एशिया के अंदर शिफ्ट हो गया था। ठीक है, एशिया के अंदर शिफ्ट हो गया। अब हुआ यूं, एशिया के अंदर शिफ्ट हो गया, मतलब जितनी भी इकोनॉमी एक्टिविटी कंट्रोल हो रही थी वो एशिया से हो रही थी, क्योंकि एशिया से ज़्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही थी। अब हुआ क्यों, 1997 के अंदर भैया इनका बैठ गया भट्टा, इनकी इकोनॉमी का। जो चार देश थे मैंने आपको बताया है, इनको सिंगापुर आता है, हांगकांग आता है, और ताइवान आता है, साउथ कोरिया आता है, इनकी इकोनॉमी का बैठ गया भट्टा। भट्टे का मतलब इनके बैंक कर गया कोलैप्स, इनकी कंपनी कर गई, गिर गई नीचे।
कोई वो रीजन अलग था, वो अलग बात करेंगे, बस आप सोचो कि भट्टा बैठ गया। जब भट्टा बैठा तो भैया ये तो जुड़ी हुई थी ग्लोबलाइजेशन से, तो इसका असर यूरोप में भी हुआ, इसका असर दूसरी कंट्रियों में भी असर हुआ इसका। तो भैया ये G7 वाले, इनको भैया हार्ट अटैक आ गया, मतलब ये क्या कर दिया हमने यार, मतलब वो ये क्या हो गया। पहले तो यार ये वर्ल्ड वॉर से निपटे थे हम, ये जब एशियन इकोनॉमी का भट्टा बैठ गया, अब हम पर सीधा असर इनको भैया अमेरिका वालों को और यूरोप वालों को होता था। अब इन्होंने कहा यार कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा यार, भाई ये ऐसा बात बनेगी नहीं, ये तो G7 जो है, ये G7 जो है, ये तो सात, सॉरी, G7 जो कंट्री है इसमें तो 7 ही देश हैं। अब 7 देश आपस में अब बैठ को बात करें कि भाई तुम कौन सी इकोनॉमी बना, अब तुम्हारा क्या फॉर्मूला, हमारा क्या फॉर्मूला, तो यार काम बनेगा नहीं। देश बहुत बड़ा है, अगर मान लो जो प्रोडक्शन लाइन है वो चाइना के अंदर बैठ जाए, चाइना के अंदर प्रोडक्शन शुरू हो जाए और चाइना का भट्टा बैठ जाए, तो भैया ये इनको थोड़ी पता लगेगा G7 को, क्योंकि G7 इसके अंदर है, G7 के अंदर चाइना आता ही नहीं है। तो इन्होंने कहा यार G7, देखो G20 G7 की उपज है, जहाँ ध्यान रखना आप, कभी कभी वहां जाकर कि अमेरिका ने बना दिया, भैया इसमें G20 को जो बनाने में G7 का हाथ, आप समझ गए। तो भैया इन्होंने क्या काम करा, G7 वालों ने क्या काम करा भैया, ये 1990 में, 1999 में इन्होंने एक मीटिंग रखी। कहाँ पर रखी, ये रखी जर्मनी के अंदर। और वहां पर जो G20 थे, G20 में थे 20 देश के जो सेंट्रल बैंक के गवर्नर थे। जैसे हमारे यहाँ पर सेंट्रल बैंक कौन सा है, हमारे यहाँ पर सेंट्रल बैंक है आरबीआई, आरबीआई का गवर्नर है हमारे यहाँ पर, आरबीआई का एक गवर्नर होता है जो कि इस टाइम शक्तिकांत दास जी हैं। और हमारे फाइनेंस मिनिस्टर तो इन्होंने एक बोला कि भाई जो 20 देश थे, 20 देश में बताऊंगा मैं आपको कि कौन कौन से नीचे, तो भैया 20 देश है जिसमें इंडिया भी आता है, उसके गवर्नर आएंगे बैंक के, और उसके फाइनेंस मिनिस्टर आएंगे। तो ये 1919 से ये आ रहे थे और बैठ के बात करते थे। अभी एक गवर्नर बोलेगा यार तुम कौन सा पान मसाला खा रहे हो यार, हमको भी बताओ, मतलब अगर एक देश में, मतलब यार हम ऐसे कहते हैं यार, यार हमारी इकोनॉमी पटकी पर नहीं आ रही, तुम बताओ यार कुछ कुछ फॉर्मूला वॉर्मूला दो। तो आपस में ऐसी बात करते थे कि भाई कुछ हो जाए, मतलब कुछ कुछ बताओ यार, जो जुगाड़ पानी हमारी इकोनॉमी को भी जरा ठीक करे यार, तुम बताओ तुम ना कौन कौन सी पॉलिसी बनाई यार, तुम बताओ तुम्हारा बैंक बड़ा अच्छे से ग्रो कर रहा है। तो मतलब ऐसे ही बैठ के बात करते भाई, सॉल्यूशन बात करते थे भाई, कि जैसे आपको पता है 1997 में भट्टा बैठ गया था, एशियन इकोनॉमी का तो असर सीधा यूरोप और अमेरिका में हुआ था। अब जब ये 1999 में ये जी इनके जो सेंट्रल बैंक, देखिए यहाँ पर हेड नहीं मिलते थे, एक बात याद रखना, केवल सेंट्रल बैंक और सेंट्रल बैंक के जो गवर्नर थे और फाइनेंस मिनिस्टर ही मिलते थे। अब हुआ यूँ, अब ये मिलते रहते थे, मतलब ये जो लोग थे ये यही मिलते रहते, और कोई नहीं मिलता था बीच आपस में, मतलब कभी कभी मिले बीच बीच में। अब हुआ क्यों भैया, 2007 में, 2007-8 में आ गए सब प्राइम क्राइसिस, अमेरिका की इकोनॉमी का बैठ गया भट्टा। लेमन ब्रदर बैंक का नाम सुना, वो भैया जब ही जाकर यहाँ पर डूब गया था वो लेमन ब्रदर, अमेरिका का बहुत बड़ा बैंक था लेमन ब्रदर, मैं सही प्रोनाउंस करना हूँ ना, और सॉरी सही, हाँ लेमन ब्रदर था भैया, उसका बैठ गया भट्टा। सिंपल सी बात है, देखो बैंक का भट्टा बैठता है, बैंक का भट्टा बैठने से पूरी इकोनॉमी पर असर पड़ता है। जिसने उसने लोन दिया था भाई, लोन दे रहा है वो किसी को नहीं, फिर फेल क्यों होता है कोई, इसने किसी प्रोजेक्ट को लोन दिया होगा, मान लो बैंक ना 3 ट्रिलियन का लोन दे दिया किसी भी प्रोजेक्ट को, अब मान लो इस प्रोजेक्ट में ही आग लग जाए, भट्टा बैठ जाए इसका, तो बैंक का भट्टा बैठ गया ना ऑटोमेटिकली। तो भैया अब ये इसका सब प्राइम क्राइसिस के पीछे अलग कहानी है, कि भाई इकोनॉमी में हालांकि इनका तुम्हारे काम का नहीं है, वो यूपीएससी वालों का काम का, बहुत मजे मारते हैं। तो उसके अंदर भैया भट्टा बैठ गया इनका, अमेरिका वालों को, इनके बैंक का, तो उसका असर जो है पूरे वर्ल्ड में हो गया, समझ गया। सभी बैंक डूबेंगे भाई, जिसकी इकोनॉमी अमेरिका से लिंक है या एक दूसरे से लिंक है और अमेरिका से उसके लिंक है अमेरिकी इकोनॉमी, तो बैठेगा वो उसका भट्टा, भट्टा बैठ गया। अब इनको भैया, इनको जो है सबको भी, अब इनको पहले झटका लगा था G7 वालों को, अब G20 वालों को झटका लगा, क्योंकि भैया ये कह रहे हो यार ये हम कर तो बहुत कुछ रहे हैं, फिर भी यार ये हो क्या गया, ये कैसे डूब गया बैंक ये। अब हुआ क्या, इन्होंने कहा कि यार अब भैया इनके जो 2018 में, सॉरी 2008 में, इन्होंने कहा भाई एक काम करो, अपने जो हेड है, गवर्नमेंट के हेड, जैसे हमारे यहाँ पर गवर्नमेंट का है प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी, एक तो ये अमेरिका का प्रेसिडेंट, ठीक है, चाइना का जिन जिनपिंग, अरे यार नाम आई एम सॉरी मैं गलत बोल रहा हूँ, मेरे को मतलब चाइनीज नहीं आती तो इसके लिए आई एम सॉरी। तो वहाँ के जो प्रेसिडेंट थे, जो मतलब गवर्नमेंट के हेड थे, उनको उनको भी बुलाना पड़ेगा। देखो पहले क्या कहते थे, हमारे गवर्नर होते थे, सेंट्रल बैंक होगी हमारी, उसके गवर्नर हो गए, फिर फाइनेंस मिनिस्टर बैठते थे, अब क्या हो गया भैया, हेड भी बैठेगा गवर्नमेंट का, तो 3 बंदे बैठने लगे।
तो 3 बंदे बैठ के ये क्या काम करते हैं, 3 बंदे बैठ के मतलब जब गवर्नमेंट का हेड जाता है ना तो मतलब प्रॉब्लम सीरियस ही है भैया, समझ गए आप? तो इन्होंने भी जो है हेड को भी बैठाना शुरू कर दिया। अब इन्होंने 2008 से लेकर 2010 तक ये हर 6 मंथ में मिलते थे क्योंकि हालत बहुत ख़राब थी उस टाइम, भट्टा बैठा पड़ा था सब, अब किसी तरह से ठीक हो जाए। फिर थोड़ा थोड़ा ठीक हो गया, तो 2011 से इन्होंने कहा भाई देखो भाई हम जो है हर 6 मंथ में नहीं मिलेंगे क्योंकि हवाई जहाज़ की टिकट हो रही बहुत महंगी, तो हम जो है 1 साल में एक बार मिले करेंगे। उन्होंने कहा चलो ठीक है भाई, सबको 2 पैसे बचाने होते हैं। तो इन्होंने भैया 2011 से हर साल में G20 की 1 साल मीटिंग होती है, और इसकी जो मतलब जो समिट्स होती है जैसे इंडिया के, वो जानते हो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर को घूमती है, जैसे ए फिर बी फिर सी, इस टाइप से घूमती है। जैसे पिछली बार किसके पास थी, इंडोनेशिया के आपके पास की, क्योंकि इंडोनेशिया का जो है आई से शुरू होता है, आप किसके पास है, इंडिया, इंडिया भी आई से शुरू होता है, और फिर ब्राज़ील के बाद जाएगी। तो आपको यूपीएससी के अंदर जो क्वेश्चन 2020 या 21 में पूछा गया था, आई थिंक इसमें पूछा गया था कि इसमें से कौन सा G20 का एक ग्रुप दे रखा था उसके अंदर, और पूछा गया था कौन इस ग्रुप में से कौन सा G20 का मेंबर है। तो भैया इसको पान मसाले के साथ ऐसे खा कर जाना, ऐसे खा कर जाना कि वहाँ जाके एकदम टिप देनी कर दो, समझ गया? बहुत, तो मैंने कहा 99 नहीं 100%। चलो ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अब ट्रोका, ट्रोइका, ट्रोइका क्या होता है? जैसे टोयोटा होती है ना, टोयोटा, टोयोटा को थोड़ा सा और बोर्ड बेकार कर दो, ट्रोइका। तो ये क्या होता है, देखो कुछ नहीं होता है। जैसा आपका क्या है प्रेजेंट, तो ये क्या है फ्यूचर, और ये क्या है पास्ट। ऐसे ही ट्रोइका है। इसमें क्या होता है देखिए, प्रेजेंट की जो मेंबरशिप है G20 की, वो इंडिया के पास है। इससे पीछे किसके पास थी, इंडोनेशिया के पास थी, इंडोनेशिया। अब इससे आगे किसके पास होगी, ब्राज़ील। तो इन तीनों का ग्रुप ट्रोइका कहलाता है। इसका कोई परमानेंट हेड, परमानेंट कोई वो नहीं है, ऑफिस नहीं है G20 का। तो ये क्या काम करते हैं, ये जैसे इंडिया के पास है, इंडिया ने किससे ली है मेंबरशिप, इंडोनेशिया से ली है, और इंडिया किसको देगा नेक्स्ट मेंबरशिप, ब्राज़ील को देगा। तो इन तीनों में, इनके तीनों में क्या होता है कि कोऑर्डिनेशन बना रहता है, भाई कैसा काम होता है, ये सब एक दूसरे को सिखाते रहते हैं। तो इन्हीं की तीनों का जो ग्रुप होता है इसी को ट्रोइका बोला जाता है। समझ गए आप? समझ गए क्या आपको ट्रोइका? अब एक शेरपा बड़ा है, मतलब आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो शेरपा शेरपा, तो शेरपा सुन लो। शेरपा पढ़ने के लिए शेर खान को चुपचाप सुनना पड़ेगा, कुछ थोड़ी सी बातें। शेरपा क्या होता है, क्या ये जो गवर्नमेंट होती है, जैसे इंडियन गवर्नमेंट होगी और अमेरिका की गवर्नमेंट होगी, ये क्या काम करेंगे, अपने कुछ अच्छे एकदम बढ़िया वाले, मतलब जो जिनका इकोनॉमी अच्छा है, ऐसे ऑफिसर को अपॉइंट करते हैं कि भैया आप जो है उनको अपॉइंट, जैसे इंडिया ने दो, एक कर दिया, चीन दो कर दिया, मतलब ऐसे ही है, जैसे एक हेड हो गया उसके नीचे थोड़ा, तो ऐसे ही मतलब सपोर्ट करने के लिए हो। तो 20 ऐसे ही हर एक 20 जो 20 कंट्री हैं, ये अपने जो अच्छे वाले बंदे एकदम उनको अपॉइंट करते हैं, जो वो एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर काम करे। समझ गए आप? तो ऐसे ग्रुप को बोला जाता है शेरपा। तो इसके अंदर कोई ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल, जैसे कि आपने देखा हो कुछ इंडियन इकोनॉमी जो होती है उसके जो हेड होते हैं, और जो मतलब ऐसे लोगों को भेजा जाता है क्योंकि जिसको इकोनॉमी वगैरह के बारे में नॉलेज है उनको ज़्यादा भेजा जाता है। तो ठीक है, अब ये जो G20 है एक्चुअली ये कुछ थोड़ा उसमें काम करता है। G20 जो है, एक इसके ट्रैक बने हुए हैं। अब कौन सा ट्रैक है, भागने वाला ट्रैक नहीं है, चलो सुनो। एक है फाइनेंशियल ट्रैक। इस फाइनेंशियल ट्रैक में देखो क्या होता क्या है, जब भी मान लो G20 मिलेगी, मतलब मान लो इंडिया के पास G20 है, तो समझ लो इंडिया के पास 4 चीज़ें हैं। क्या है? एक तो फाइनेंशियल ट्रैक, ये वाला ट्रैक्टर, शेरपा ट्रैक, ये वाला ट्रैक्टर, सिविल सोसाइटी ट्रैक, ये वाला ट्रैक्टर, गेस्ट ट्रैक, ये वाला गेस्ट को बुलाने का ट्रैक्टर। अब ये जो फाइनेंशियल ट्रैक है इसके अंदर क्या होता है कि जो सेंटर, जैसे सेंटर सेंटर बैंक का जो गवर्नर और फाइनेंस मिनिस्टर ये मिलते हैं, ये आपस में बात करेंगे, जो भी इनको गुपचुप करनी होगी कि भाई और बताओ तुम्हारा बैंक कैसा चल रहा है, और बताओ तुम कोई, तुम्हारी कोई अच्छी पॉलिसी, और बताओ कोई कोई आने आने वाले टाइम में कोई दिक्कत विक्कत तो नहीं है तुम्हारे उसमें। वो कहेगा नहीं यार हमारा तो एकदम चंगा चल रहा है, ये कहेगा भाई हमारा तो भट्टा बैठा पड़ा, तुम कुछ बताओ। तो कोई कुछ बताएगा, कोई कुछ बताएगा, तो ये फिर अपनी उन प्लान, उन जो पॉइंट है उनको अपनी पॉलिसी में इम्प्लीमेंट करेगा। तो ये ऐसे बात करते हैं भाई। अब ये सोचेंगे भाई 2008 में जो सब प्राइम क्राइसिस आया था, ऐसा कुछ ना आ जाए भाई, ऐसा कुछ बता दो भाई, तुम्हारे यहाँ पर कुछ गड़बड़ वड़बड़ तो नहीं होती, ये ऐसे बात करते रहते हैं। शेरपा ट्रैक, शेरपा ट्रैक जो होता है जैसे मैंने बताया, इसके अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल की मीटिंग होती है, तो इसमें फाइनेंस नहीं है, वो एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल। तो ये मतलब आपस में एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल की बात करते हैं।
एक होता है सिविल सोसाइटी ट्रैक। इसमें क्या होता है, सिविल सोसाइटी के, जैसे इंडिया है, इंडिया के अंदर जब भी G20 की मीटिंग होगी तो इसमें सिविल सोसाइटी के लोग आएंगे। सिविल सोसाइटी होते हैं, जैसे एनजीओ आ गए, अमेरिका से एनजीओ आ जाएंगे, अफ्रीका से एनजीओ आ जाएंगे कि भाई देख आए कि भाई क्या चल रहा है यहाँ पर, कोई प्लानिंग तो नहीं कर रही है, हमको भी पता लग जाएगा क्या एजेंडा है इनका, क्या एग्रीकल्चर में कुछ हो रहा है, क्या फाइनेंस में कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही है। तो ये सब सिविल सोसाइटी के लोग यहाँ पर आते हैं। एक होता है गेस्ट ट्रैक। तो गेस्ट ट्रैक के अंदर क्या होता है, गेस्ट बुलाए जाते हैं। जैसे मान लो इंडिया के अंदर क्या हो रहा है, G20 की मीटिंग, तो अब इंडिया के हाथ में है कि इंडिया गेस्ट, एज ए गेस्ट किसको बुलाएगा। हो सकता है इजिप्ट वाले को भी बुला ले, नेपाल वाले को, नहीं नहीं ये नेपाल वाला छोड़ो, वो तो चाइना का दोस्त हो तो छोड़ो इसको मारो, हम तो भूटान को बुलाएंगे, भूटान को बुलाए, ठीक है। इंडिया बांग्लादेश को बुलाओ यार, ठीक है। ये तो नेपाल तो छोड़ो यार, ये तो कोई कंट्री वंट्री नहीं है, ये तो वैसी बीच में एक हड्डी की गले की हड्डी बन गया है। पाकिस्तान, नहीं नहीं पाकिस्तान तो यार देश ही नहीं है, नहीं नहीं ये तो मैंने गलत नाम ले दिया, पाकिस्तान कोई देश वेश नहीं है, चलो छोड़ो। बस ये गलती से एक ऐसा, जैसे आप वो कभी कभी आपने देखो ना लिखते हो और गलती हो गया तो यहाँ पे ऐसे कर देते हो ना, तो ये वो वाला धब्बा है पाकिस्तान, गलती से मैप पर लिखा गया है वरना पाकिस्तान के लिए। अब भैया ये आपको ये जो इसका हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव समझ में आ गया, अब सुनो जो क्वेश्चन आने वाले हैं। अब आप लोग कहोगे ये तो मैंने बहुत पढ़ डाला, ये शेरपा पैरपा ट्रैक कुछ नहीं आने वाला, मैं बता देता हूँ आपको, ये तो समझाने का तरीका था, बस G20 के मेंबर कर लेना आप, और G7 के। अब आता है भैया G20 और इंडिया, देखो जो ये जो इंडिया के पास कौन से नंबर की मेंबरशिप है, ये 18th नंबर की है, 17th नंबर की इंडोनेशिया के पास थी, और इंडोनेशिया के पास थी, और इंडोनेशिया जो था, इंडोनेशिया, हाँ ये इंडोनेशिया के पास थी, और हाँ ठीक है ठीक। अब इंडिया के बाद G20 आ गई, तो इंडिया का काम करा अपना लोगो भी लॉन्च करेगा, इंडिया थीम भी रखेगा, और इन्हीं पे क्वेश्चन आएंगे, समझ गए। वो आपसे हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव थोड़ा कम पूछेगा, कम क्या नहीं पूछेगा, करंट इवेंट पूछेगा, उनको भी नहीं पता होता है सही बताऊंगा तो, वो तो वैसे भी आलसी होते हैं। थीम क्या है G20 जो इंडिया के अंदर कंडक्ट हो रहा है, उसकी थीम क्या है, हिंदी में बोलेंगे वसुदेव कुटुंबकम, और इंग्लिश में है वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। भाई रट्टा मार के चले जाना, मैं सच बता रहा हूँ, इसमें से मैंने 99% नहीं 100% किसी की न किसी के एग्जाम में मुंह दिखाने वाला है, मतलब सबके। दूसरा, कौन से, और मतलब मान लो कि उसके बच्चों की हवा दूसरा टाइट करनी है तो जानते हो, अगर मान लो सिंपल सा क्वेश्चन पूछेगा, थीम पूछेगा, तो उसको मान लो और थोड़ा सा कि चलो भाई बच्चों को खरी खोटी सुना देनी चाहिए, तो वो आपसे पूछेगा कौन से संस्कृत टेक्स्ट से लिया गया, तो महाउपनिषद से इसको लिया गया है। दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, पढ़ू चलेंगे यहाँ तो क्वेश्चन। अब आपसे ये पूछेगा कि G20 का जो लोगो है, और इसके अंदर ये जो कमल का फूल है, इसके अंदर और जो अर्थ रखी हुई है, ये इन मतलब कौन कौन से कलर रिप्रेजेंट करते हैं। आपको पता होना चाहिए कि ये 4 कलर रिप्रेजेंट करते हैं, एक तो सैफरॉन, वाइट, ग्रीन और ब्लू, समझ में आया। दूसरा, ये जो कमल का फूल है, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, ध्यान से सुन लेना उसको। ये जो कमल का फूल है, इसमें कितनी पत्तियां हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7। ये पूछा दूसरा क्वेश्चन, कितनी पत्तियां हैं, 7। तीसरा क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब सारी इंपॉर्टेंट है, ये जो इसकी जो पत्तियां हैं 7, ये क्या रिप्रेजेंट करती है। 7 कॉन्टिनेंट को रिप्रेजेंट करती है, सारे कान खोल को सुन लेना, ये क्वेश्चन आने वाले हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। 7 कॉन्टिनेंट को रिप्रेजेंट करती है, 7 पत्तियां अर्थ के 7 कॉन्टिनेंट को रिप्रेजेंट करती हैं ये, ठीक है। और बात, और क्या पूछा जाएगा आपसे, और ये पूछा जाएगा कि ये जो लोटस है, ये क्या बताता है, क्या रिप्रेजेंट करता है। भैया लोटस जो है, आपको पता नहीं है, कभी भगवान बुद्धा के बारे में पढ़ना, कभी उनकी जो है, जो भी मूर्ति है उनको देखना, उसमें आपको पता लगेगा कि उन्होंने अपने हाथ में क्या ले रखा है। ये जो है, और इसका काफ़ी महत्व भी है, बहुत टाइम से हमारे यहाँ पर जो है लोटस को, उसको बहुत अच्छा माना जाता है। अब ये है, मतलब होप को रिप्रेजेंट करता है, आस्था को रिप्रेजेंट करता है, आप किस में चीज़ में सिस्टम में बिलीव करते हो उसको रिप्रेजेंट करता है। तो भैया ये है ना, लोटस फ्लावर सिंबलाइज आवर पुरानी हेरिटेज, अवर आस्था, हमारी आस्था, हमारा बिलीव, हमारा क्या सिस्टम है उसको रिप्रेजेंट करता है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब बच्चों की हवा यहाँ से निकालेगा वो जो है कमीशन, जो भी कौन सा कमीशन खाने वाला नहीं,
अरे जो ये पेपर सेट करते हैं तुम्हारे वही वाला कमीशन, वो कभी आप सोच लो कि भैया मेरे को कमीशन मिल जाएगा, वो वाला नहीं। ठीक है, तो ये भैया मतलब सच बता रहा हूँ मैं, 99% नहीं बोल 100% इसमें से क्वेश्चन आने वाला है। आप समझ रहे हो? तो ये हम ना आज के लेक्चर में कुछ थोड़ी सी बातें करी हैं, और मैं मतलब चाहूँगा कि आप ये सारी चीज़ें अच्छे से तैयार करके जाएँ। तो आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं, काफ़ी बड़ा लेक्चर हो गया है, इसके लिए आई एम सॉरी। तो आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं, थैंक यू।